तो आज हमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एंथैल्पी चेंज के ऊपर क्वेश्चन करने हैं। पर क्वेश्चंस को करने से पहले हम उसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। तो एंथैल्पी चेंज के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले जो चीज़ पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि किसी भी रिएक्शन के अंदर, जैसे अगर हमारे पास एक रिएक्शन है ए, जिससे एक मिनट, हाँ, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर मेरा एक रिएक्टेंट है ए और वो एक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है बी। अब यहाँ पे ऐसा कहा गया है, यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। या तो मेरी एनर्जी क्या होगी, या तो रिलीज़ होगी, या तो फिर जो मेरी एनर्जी होगी वो क्या होगी, इस रिएक्शन के अंदर एब्जॉर्ब होगी। अब अगर मेरी एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो मेरी रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक। अगर मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो मेरी रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक। अच्छा, अगर हमारी जो रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होती है उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ होने का मतलब कि हम इसको अगर एंथैल्पी से रिलेट करें, देखो एंथैल्पी होती क्या है। अगर हम एंथैल्पी को डिफाइन करें तो हमने पढ़ा है कि एंथैल्पी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, जिसको हम लोग बोल देते हैं हीट कंटेन्ड इन अ सिस्टम एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच। पर अगर हम एक रिएक्शन के लिए बात करते हैं तो ये एक तरीके से हीट ही है ना। हाँ, पर यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि एक रिएक्शन के हम लोगों ने बात करी है, तो जो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक के अंदर जो रिएक्शन एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्शन कह रहे हैं, जो एनर्जी एब्जॉर्ब या जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज होता क्या है कि हीट ऑफ द रिएक्शन, हीट ऑफ द रिएक्शन मतलब कि कितनी एनर्जी निकल रही है या फिर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हम इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म पता मतलब कि हमें समझ गए, उसके बाद इसके सारे जैसे हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म होती है, उसके फिर सब पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर ये रिएक्शन इस चीज़ की हुई, रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन की हुई, रिएक्शन कंबशन की हुई और फॉर्मेशन की हुई, तो उसके अंदर जो हमारे अलग अलग केसेस बन जाते हैं। पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या होता है। एक्सोथर्मिक के अंदर जो मेरा डेल्टा एच होता है, देखो डेल्टा एच क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा एच हमारा रिप्रेजेंट करता है कि जो एनर्जी चेंज है, जो हीट ऑफ द रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब कि सिस्टम से मेरी एनर्जी जा रही है, जब भी मेरे सिस्टम से एनर्जी जाती है तो मैं उसको नेगेटिव से दिखाता हूँ। और एंडोथर्मिक मतलब मेरे सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही है, इसका मतलब डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव। अच्छा, इस चीज़ का मतलब क्या है, डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच, उसको मैं बोलता हूँ एच ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट्स। जब मेरी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, तो मेरे सिस्टम से हीट जा रही है, इसका मतलब कि मेरा डेल्टा एच इज़ लेस देन ज़ीरो। अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को लेस देन ज़ीरो करता हूँ तो एच पी इज़ लेस देन एच ऑफ आर। इसका मतलब कि जो मेरा एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स या फिर हीट ऑफ द रिएक्टेंट्स इज़ लेस देन द हीट ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब हम इसको समझ भी सकते हैं, क्योंकि जब हमने बात करी एक्सोथर्मिक की, एक्सोथर्मिक के अंदर सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। इसका मतलब कि पहले सिस्टम में एनर्जी ज़्यादा थी और जो प्रोडक्ट साइड था वहाँ एनर्जी कम है, इसका मतलब कि एनर्जी रिलीज़ होगी। जब सिस्टम की एनर्जी कम हुई तो एनर्जी जो रिलीज़ हुई, उसी एनर्जी के रिलीज़ को हम लोगों ने बोल दिया ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने जो चीज़ डिफाइन करी वो क्या था, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। एंथैल्पी एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा आर एच से, डेल्टा आर एच से। अब जैसे एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, हाँ, सी प्लस ओ टू विल गिव मी सी ओ टू। ठीक है, ये मेरे पास एक रिएक्शन है। अब मैंने पूछा यार इस जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर जो डेल्टा आर एच होगा, मतलब कि एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, वो क्या होगा। तो डेल्टा आर एच जो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, सिग्मा ए आई इंटू में एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन बी आई इंटू में एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, ये जो ए आई बी आई ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं जो कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर किसी भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के होते हैं, इस साइड प्रोडक्ट्स और इस साइड रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो ये एक उसका बेसिक फार्मूला था। अब इसके बाद इसके सब पार्ट्स बनते हैं कि अगर हमसे एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन एंड मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, मोलर एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन,
जिसको हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, जो भी हमारे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट होते हैं उनकी स्टैंडर्ड स्टेट लेते हैं, मतलब कि एक ऐसी स्टेट जो कि मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है, वो 1 atm प्रेशर 1 बार प्रेशर एंड 1 बार प्रेशर एंड 1 बार नहीं 1 atm प्रेशर पे, और उसके बाद हमारा 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ रूम टेम्परेचर के ऊपर होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी हीट ऑफ कंबशन जिसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है कि मेरा एक कोई सब्सटेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझको एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखनी है किसकी, जैसे कि मुझको एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखनी है कार्बन की, ठीक है, सी, जो कि अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, C+O2 विल गिव मी CO2, यह हमें पता है। अब यहाँ पे जब हम एंथैल्पी इसकी इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी डेल्टा RH, इसी डेल्टा RH को RH नॉट होगा वैसे तो यहाँ पे, जो कि हमें स्टैंडर्ड में सब लेना है, हाँ, वो किसके बराबर होगी, डेल्टा CH नॉट ऑफ कार्बन S ग्रेफाइट। अच्छा यहाँ पे हम लोग क्योंकि एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसके अंदर हमें स्पेसिफाई करना होता है कि उसका कौन सा एलोट्रोप है, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, और एंथैल्पी चेंज को भी स्पेसिफाई करना होता है। इसीलिए हम लोगों ने ये जो रिएक्शन लिखी है, अब इसके अंदर देखो जितने भी मेरे रिएक्टेंट्स हैं ये सारे कितने अंदर, ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, हाँ। और जिस चीज़ का मैं कंबशन करा रहा हूँ कार्बन का, वो कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है उसकी, 1 मोल प्रेजेंट है, 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका जो एंथैल्पी चेंज हो जाएगा, या स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होगा, वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ द कंबशन ऑफ दिस रिएक्शन हो जाएगी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो होता है कि मेरा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बन रहा होता है उसके एलिमेंटल फॉर्म से, जो कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म या फिर उसका जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है एलिमेंट्स का, उनसे बनता है। इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, हाँ देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि एन एथलीट इज गिवन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी, दिस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 1800 किलो जूल ऑफ एनर्जी एंड 50% इज यूटिलाइज्ड एंड द अदर ऑन द ऑल द अदर इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर हमें बेसिक चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी, जो हमारी एनर्जी होती है वो कन्वर्ट कैसे होती है। तो हमारे जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, या फिर मतलब कि हाँ ग्लूकोज स्टार्च वही सेम चीज़ है। तो फिर C6H12O6 से जब भी हम लोग रनिंग या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा जो बॉडी का वो टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो कंबशन रिएक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से ये जो होता है ये कंबशन होता है इसके अंदर। अब हमें पता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, CO2 और H2O बनता है। अच्छा यहाँ से क्या होता है, प्लस जो मेरी डेल्टा होती है ये एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। CO2 तो बाहर एटमॉस्फेयर पे चली जाती है और बाकी ये सब बचता है। अब जो हमारी एनर्जी होती है वो H2O, मतलब क्या, जो हम लोग स्वेट होता है उसके फॉर्म में, और जो दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है उसके फॉर्म में हमारी एनर्जी होती है रिलीज़ होती है बाहर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमने 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन ये दे दी गई है, द एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज़ इतना, एंड यहाँ पे दे दिया है विच इज़ इक्वल टू, हाँ तो हमें यहाँ दे दिया गया है कि मेरे पास कितना है, 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 इतने ग्राम किलो जूल ऑफ एनर्जी। 50% ऑफ द एनर्जी इज बीन गेन्ड एंड इज यूटिलाइज बाय द स्पोर्ट्स एथलीट इन द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्टोरेज ऑफ एनर्जी द एक्स्ट्रा वेट ऑफ वाटर दैट ही वुड नीड टू प्रेस्पायर इज G। अच्छा एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज़ इतना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमारे पास दिस इज़ इक्विवेलेंट टू इतना 50%। देखो हमारे पास एनर्जी क्या दे दी गई है, जो मेरा 100 ग्राम ग्लूकोज है इसके कंबशन से मेरे पास 1800 किलो जूल एनर्जी आएगी पर यहाँ पे कह दिया कि 1800 का जो मेरा 50% होगा, इसका जो 50% होगा वही हम जो होगा वो यूटिलाइज़ कर पाएंगे। अच्छा अगर हम इसका 50% निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 इंटू में 50, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 900 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 900 किलो जूल पर मोल, हाँ किलो जूल पर मोल नहीं किलो जूल, ठीक है। अब 50% एनर्जी क्या हुई है, यूज़ हुई है। अच्छा
ये जो मेरा ग्लूकोज था इसका कितना मोल प्रेजेंट था, इसका कितना मोल प्रेजेंट था 100/180, हम रफली कह सकते हैं 5/9। देखो 5/9 मोल जो है ग्लूकोज, 5/9 ग्राम ऑफ जो मोल जो है ग्लूकोज का। अभी देखो इसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं, इससे हमारी कितनी एनर्जी बन रही है, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो जो एनर्जी है इसके अंदर से भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। ये अगर हम 1 मोल ग्लूकोज का कंबशन करते हैं तो कितना होगा 1800 इंटू 9/5, तो 5 3 ज़ा 15, 16 17 18 60, तो 360 इंटू 9, तो 9 0 ज़ा 0, 6 9 ज़ा 54, 5 4 5 कैरी 9 27 20 29 30 31 32, तो इतना जो हमारे पास ये होगा। अच्छा ये जो चीज़ हमने निकाली है किलो जूल पर मोल, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हम लोगों ने जो निकाली ये चीज़ क्या है, ये है डेल्टा कंबशन नॉट ऑफ ग्लूकोज, हीट ऑफ कंबशन है, हीट ऑफ कंबशन है जो कि पर मोल हमने डिफाइन करी है। अच्छा ये जो चीज़ हम लोगों ने इसकी डिफाइन कर दी है, इसके हिसाब से हमको कितनी इसकी एनर्जी दे दी गई है वो इतनी दे दी गई है। हाँ और यहाँ पे एक और चीज़ बताइए कि 1 मोल वाटर जब इवेपोरेट होता है तो 45 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। हमें निकालना क्या है, हमें अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है ना। हाँ अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि हमने कितनी एनर्जी, मतलब कि अगर हम 1 किलो जूल एनर्जी की बात करते हैं तो उससे 1/45 मोल्स ऑफ वाटर होते हैं। अब हमको ये पता चलना चाहिए कि हमने कितनी एनर्जी यूटिलाइज़ करी है। अब इसने क्या बोल दिया है कि हमने कितनी एनर्जी यूटिलाइज़ करी है, हमने 50% इसकी करी है। ऑल्दो ये हमने फालतू निकाल दी, इसकी कोई यहाँ ज़रूरत नहीं है। हमने 900 किलो जूल एनर्जी यूटिलाइज़ करी है, 1 किलो जूल के अंदर इतने मोल, तो 900 किलो जूल अगर मेरे पास एनर्जी है, 900 किलो जूल अगर मैंने एनर्जी यूटिलाइज़ करी है तो 900/45, तो ये सिंपली हो जाएगा मेरा जो हो जाएगा 20 मोल, मेरा जो 20 मोल हो जाएगा। अच्छा अब इसने 20 मोल तो यहाँ पे दे दिया है, इसने अमाउंट ऑफ वाटर पूछा है। देखो 20 मोल तो है, ये तो मोल्स हो गए, हमारे मास पूछा है, अपॉन में वाटर हम जानते हैं 18 होता है, तो यहाँ पे 18 इंटू 20 8 1 6 6 7 23। तो देखो यहाँ से देखो मैं एकदम आंसर मैच कर रहा है, यहाँ से 360 आ रहा है और यहाँ से भी 360 आ रहा है। ये जो 360 क्या है, ये जो मेरा 360 ये 360 ग्राम है। 360 ग्राम हमें जो होगा ग्लूकोज, या फिर हम लोग जो 360 ग्राम जो ग्लूकोज होगा उससे जो एनर्जी बढ़ेगी वो हमें अपनी बॉडी से निकालनी होगी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर आ रहा है 360। इसके बाद कोई क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं, इसके बाद कोई क्वेश्चन